हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद ही दिलचस्प जानकारी कि सुकरात को जहर आखिर क्यों दिया गया था। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। कहानी कहती है कि सुकरात को जब जहर का प्याला दिया गया तो उनके आखिरी शब्द थे, क्रीटो, हम पर एलेक्सपियस का एक मुर्गा बकाया है, उसे जरूर चुका देना। सुकरात को जहर का प्याला दिए जाने की यह कहानी तो हम सभी ने सुन रखी है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? सुकरात को जहर आखिर क्यों दिया गया? बिखरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और बेडोल शरीर वाला एक बूढ़ा ऐसा क्या कर गया कि उसे पश्चिम में दर्शन का जन्मदाता कहा गया? क्या था सुकरात का दर्शन? सोक्रेटिक मेथड किसे कहते हैं और मरते वक्त सुकरात किस मुर्गे की बात कर रहे थे, यह सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। यह कहानी है एक ग्रीक दार्शनिक सुकरात की। सुकरात या जिन्हें सोक्रेटिस भी कहा जाता है, उनकी कहानी शुरू होती है प्राचीन ग्रीस से। सुकरात ने कभी कोई किताब नहीं लिखी। उनके जीवन के बारे में जो कुछ भी हमें पता है वो इनके दो शिष्यों के लिखे हुए किताबों में दर्ज है, जिनमें से एक का नाम था नफन और दूसरे का नाम था, आप जानते ही हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लेटो, जिन्हें अफलातून के नाम से भी जाना जाता है और जो खुद अपने आप में एक मुकम्मल दार्शनिक थे। प्लेटो के अनुसार ईसा से 470 साल पहले ग्रीस की राजधानी एथेंस में सुकरात का जन्म हुआ और उन्होंने लगभग पूरी जिंदगी एथेंस में ही रहकर गुजारी। परिवार के पास ठीक ठाक पैसा था ही। सुकरात के वक्त में एथेंस और स्पार्टा, वो वाला स्पार्टा जो 300 में देखा है आपने, इनके बीच लड़ाई चल रही थी। इसीलिए सुकरात फौज में भर्ती हुए और कई लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी और इन्होंने हिस्सा कई लड़ाइयों में अच्छे से लिया था। सुकरात के दार्शनिक बनने की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। एथेंस के पास डेल्फी नाम का एक इलाका होता था, जहाँ रहती थी ऑरिकल, यानी एक प्रकार की, जो आप इसको समझ लीजिए, एथेंस के लोग मानते थे कि ऑरिकल पर अपोलो का आशीर्वाद था। ग्रीक मिथकों के अनुसार अपोलो एक देवता था जो भविष्यवाणी की शक्ति रखता था। कहानी कहती है कि एक बार एक शख्स ओरेकल के पास गया और उससे पूछा, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? ओरेकल ने जवाब दिया, सुकरात। उस शख्स ने वापस एथेंस आकर यह बात बताई तो सुकरात को बड़ा ही अचंभा हुआ। सुकरात और सबसे बुद्धिमान। अब सुकरात ने ऐसा सोचा कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मालूम है कि मैं बुद्धिमान कहला सकूं। इसलिए उसने फैसला किया कि वह एथेंस के लोगों से जाकर पूछेगा कि उन्हें क्या पता है। इस तरह सुकरात ने एथेंस के बाजारों में घूमना शुरू किया। हर किसी को पकड़ पकड़ कर वह सवाल पूछता, न्याय क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। सवाल जवाब का यही तरीका आगे चलकर कहलाया सोक्रेटिक मेथड, जिसका इस्तेमाल आज भी दर्शन और तर्क के लिए होता है। अब ये सोक्रेटिक मेथड है क्या, आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो शायद और बेहतर समझ पाएंगे। एक बार की बात है, शख्स आकर सुकरात से कहता है कि सुकरात, तुमने सुना फारस के एक आदमी ने कुछ ग्रीक्स की हत्या कर दी। इस पर सुकरात ने जवाब दिया कि मैं क्या करूं भाई। इसमें दूसरा व्यक्ति तर्क देता है कि क्या तुम्हें अपने देशवासियों की चिंता नहीं है? तो सुकरात ने जवाब देते हुए कहा कि भाई, हमारे देश के ही लोग हर रोज एक दूसरे को मारते हैं, आज अलग से चिंता मैं क्यों करूं? फिर सामने वाला शख्स कहता है कि लेकिन इन्हें तो फारस के लोगों ने मारा है। इस लिमिटेड उदाहरण से शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। यह बात आगे बढ़ती है। सुकरात पूछेंगे, तो हत्यारे अगर ग्रीक हैं तो हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन फारस के लोग अगर हत्यारे हैं तो उनसे युद्ध तो करना पड़ेगा। सुकरात इस पर पूछेंगे कि क्यों, ग्रीक से क्यों लड़ा नहीं जा सकता, अगर फारस के लोगों से लड़ा जा सकता है?
इस हत्या पर तो ग्रीसवासियों से क्यों नहीं लड़ सकते हैं। दूसरा शख्स इस पर कह सकता है कि लेकिन अगर हम फारस के लोगों को देश से बाहर ही निकाल दें तो मर्डर तो कम हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। सुकरात इस पर जवाब देंगे कि ग्रीक वासियों को भी बाहर निकाल सकते हैं जो मर्डरर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, तभी तो मर्डर कम होंगे, यहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व। अब सामने वाला शख्स कहेगा कि लेकिन वो तो ग्रीसवासी हैं, उन्हें बाहर कैसे निकाल सकते हैं, तो अन्याय हो जाएगा। इस पर सुकरात का आखिरी जवाब होगा कि हाँ, यह अन्याय है, लेकिन ग्रीसवासी ग्रीसवासी हैं, यह परंपरा की बात है, इसका अन्याय से कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन ग्रीसवासियों की ही तरह फारस के लोग भी इंसान हैं और उसी व्यवहार के हकदार भी हैं, और यह बात परंपरा की नहीं। अभी आपने जो कुछ भी सुना वो सेक्रेटिक डायलॉग का एक एग्जाम्पल था। इसमें मूल उद्देश्य किसी को कुछ सिखाना या उसे गलत साबित करना नहीं है, बल्कि तर्कों के जरिए ही यह समझाना है कि हम कितना कम जानते हैं। इस बात पर एक और व्याख्यात किस्सा यह है। सुकरात से एक बार किसी ने पूछा कि दूसरे कुछ नहीं जानते, लेकिन आप भी तो कुछ नहीं जानते हैं। इस पर सुकरात ने कहा कि हाँ, लेकिन एक अंतर है कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, जबकि दूसरे कुछ न जानते हुए भी समझते हैं कि वह तो सब कुछ जानते हैं। बहरहाल, दर्शन के फील्ड में सेक्रेटिक मेथड के अलावा सुकरात को एथिक्स के फील्ड में बड़े योगदान के लिए भी जाना जाता है। एक और उदाहरण देखिए। आप एक क्वेश्चन लेते हैं। हम सिगरेट पीने वाले एक व्यक्ति को पता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वो सिगरेट क्यों पीता है। इस सवाल का जवाब अक्सर यूं दे दिया जाता है कि उस शख्स में इच्छा शक्ति की कमी है और वह उतना ब्रेव नहीं है और वह सिगरेट इसीलिए छोड़ नहीं पा रहा है। वीकनेस ऑफ विल मतलब कि वो भी जानता है कि वह मर जाएगा इसे पीने से, लेकिन वह छोड़ नहीं पा रहा है और वह फॉलो नहीं कर पा रहा है इन अपने सिद्धांतों को, वह कमज़ोर पड़ रहा है। सुकरात का कहना था कि यह गलत है। सुकरात के अनुसार हर व्यक्ति ठीक ठीक जानता है कि किसी चीज़ का खतरा आखिर क्या है, लेकिन उस चीज़ से मिलने वाला फ़ायदा, मसलन सिगरेट से होने वाला नशा, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण लग जाता है, इसीलिए वह सिगरेट पीने लगता है। इसका क्या हाल है। इस पर सुकरात कहते हैं, पैमाइश करना सीखना होगा। यदि आप ठीक ठीक कैलकुलेट करेंगे कि फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है, तभी आप सही कदम उठा पाएंगे। इसी से जुड़ा सुकरात का एक और कोट बड़ा ही फेमस है, जिसमें वो कहते हैं कि द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट अ लिविंग, यानी आपने जीवन को देखे बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। दर्शन की बात के बाद वापस लौटते हैं सुकरात की कहानी पर। एथेंस अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ही जाना जाता है, लेकिन जैसा पहले हमने बताया, एथेंस और स्पार्टा में लंबे समय से लड़ाई चली। इस युद्ध में स्पार्टा की जीत हुई और 404 ईसा पूर्व में एथेंस में डेमोक्रेसी खत्म कर सामंती व्यवस्था शुरू हुई। एथेंस पर 30 सामंतों ने कंट्रोल जमाया, जिन्हें नाम दिया गया 30 टायर्स। इनके राज में सुकरात का सत्ता से पहली बार टकराव शुरू हुआ। यूं कि एथेंस के एक सैन्य जनरल पर मुकदमा चला। उस पर इल्जाम था कि वह युद्ध में मारे गए अपने साथियों के शव वापस लाने में नाकाम रहा। इस मामले में सुकरात को एथेंस की संसद में समन किया गया, जिसे कहा जाता था एलेशिया। यहाँ सुकरात ने इस मुकदमे का भरपूर विरोध किया और सैन्य जनरल की वकालत की। हालांकि सत्ता 30 टायर्स के ही हाथ में थी, इसीलिए जनरल को मौत की सजा दे दी गई। इस घटना के बाद सुकरात का सत्ता से सीधा टकराव हो गया। इस घटना के 3 साल बाद एक और मौका आया। 30 टायर्स एक और व्यक्ति को सजा देना चाहते थे। इस अन्याय में वो सुकरात को भी शामिल करना चाहते थे, इसीलिए सुकरात को हुक्म दिया गया कि वह मुजरिम को घर से लेकर आए और संसद में पेश करे।
सुकरात के अलावा 4 और लोगों को ये जिम्मा सौंपा गया था, तो उन्होंने अपना काम किया, लेकिन सुकरात ने बेगुनाह को मृत्युदंड देने से साफ इनकार कर दिया। कि उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, मैं नहीं पढ़ता इन सब में, अब यह हो गया है। सीधा राजद्रोह जिसके लिए सुकरात को मौत की सजा दी जा सकती थी। लेकिन इस घटना के कुछ वक्त बाद ही 30 टायर्स को गद्दी से हटाकर लोकतंत्र दोबारा बहाल हो गया। नतीजतन सुकरात की जान तब तो बच गई। इस घटना के बाद सुकरात ने अपना काम जारी रखा। प्लेटो के लिखे अनुसार एथेंस की सड़कों पर घूमते हुए सुकरात को पूरा एथेंस पहचानता था। सुकरात अपने अजीब तौर तरीकों के लिए भी बेहद फेमस थे। मसलन नंगे पांव, लंबे लंबे बाल, कई दिनों तक बिना नहाए सुकरात लोगों से सवाल जवाब ही करते रहते थे, और यही उनके दर्शन का तरीका था। सुकरात के बारे में प्लेटो ने लिखा है कि वह दिखने में बेडौल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, टेढ़ी सी नाक और मोटे मोटे उनके होठ थे। एक बार सुकरात ने फैसला किया कि वह ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेंगे। लोगों ने ऐतराज किया, तो सुकरात ने कहा कि मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं सबसे खूबसूरत व्यक्ति हूँ। सुकरात ने एक सवाल पूछा कि बताइए, खूबसूरती क्या है? क्या इंसान ही खूबसूरत होता है? यह जानवर और निर्जीव चीजें भी तो खूबसूरत हो सकती हैं। जवाब मिला कि जो चीज जिस काम के लिए बनाई गई हो, वो उस काम को बखूबी पूरा करती हो, तब वह चीज खूबसूरत है। इस पर सुकरात ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि तब तो मेरी आंखें सबसे खूबसूरत हुई। कैसे? इस सवाल पर सुकरात ने कहा कि मेरी आंखें बेढंगी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी है मेरी नज़र का विस्तार, बेहद ही ज़्यादा है। मैं चीज़ों को बेहतर तरीके से देख सकता हूँ, तब तो निसंदेह मेरी आंखें सबसे खूबसूरत हुई। इसके बाद एक एक कर अपने सभी अंगों को उन्होंने इसी तरह से बखान करके बताया। अपने बड़े नथुनों के बारे में उन्होंने कहा कि तुम्हारी नाक पतली है और मेरे चौड़े नथुने हैं, तुमसे बेहतर मैं सूंघ सकता हूँ। अपने मोटे होठों के बारे में सुकरात ने कहा कि मेरे होठ मोटे हैं, इसीलिए मुलायम भी हैं, यह बढ़िया चुंबन दे सकते हैं। इन सब तर्कों के बावजूद सुकरात को प्रतियोगिता में सबसे खूबसूरत नहीं चुना गया। लेकिन अब आप उनके तर्कों का तरीका तो देख ही सकते हैं, जिससे आप कम से कम अपने ज्ञान पर तो सवाल खड़े करने लग सक जाते हैं। आप थोड़ा विनम्र हो जाते हैं और ज़्यादा जानने की भी कोशिश करना चाहते हैं। तरीका था यह लोगों को समझाने के लिए था, लेकिन जैसे कि आमतौर पर होता है, यही बातें ही तो उनकी मौत का कारण बन गई। सुकरात पर चले मुकदमे को प्लेटो ने अपोजी नाम से दर्ज किया है। हालांकि इस मुकदमे में सुकरात ने कोई माफ़ी मांगी नहीं। पहले जानते हैं कि सुकरात पर इल्ज़ाम क्या था। 2 इल्ज़ाम थे। पहला, सुकरात एथेंस के देवताओं की तौहीन करते हैं। इल्ज़ाम दूसरा, सुकरात एथेंस के युवाओं को भी भ्रष्ट कर रहे हैं। अब ये सुना सुना तो है। पहले आरोप का कारण अक्सर सुकरात से कोई पूछता कि आपको यह सब बातें कैसे पता, तो सुकरात कंधे की तरफ इशारा करते हुए कहते, मेरे कंधे पर एक डेमोनियक मुझे बताता है। अब वो तंजिया कह रहे हैं, एथेंस में तब ग्रीक देवताओं के अलावा किसी की पूजा करना गैर कानूनी था। इसीलिए सुकरात ने जब फरिश्ते की बात कह दी, तो उन पर इस निंदा का इल्जाम लग गया। अब दूसरे आरोप की बात करते हैं। उस समय एथेंस में ऐसे लोग होते थे जिन्हें सोफिस्ट कहा जाता था। सोफिस्ट यानी एक तरह के प्रोफेशनल दार्शनिक। इतिहास में अच्छा वक्ता होने की बहुत अहमियत थी, क्योंकि इस तरह आप समाज में ऊपर उठ सकते थे। इस कारण सोफिस्ट आम लोगों को तर्क करना सिखाते थे, लेकिन यह तर्क सिर्फ तर्क के लिए होता था, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं रैटर। जानने समझने से कोई लेना देना नहीं था, मतलब डिबेट नहीं। डिबेट कंपटीशन की बात हो रही है। सुकरात सोफिस्ट नहीं थे, लेकिन उन पर भी फिजूल तर्क करने का इल्जाम लगा। सुकरात के बारे में कहा गया कि लोगों को उलझुल बातें सिखा देते हैं। उस दौर में क्लाउड्स नाम का एक नाटक भी एथेंस में काफ़ी फेमस हुआ,
जिसमें किरदार सुकरात पर ही आधारित था। उन्हीं के जैसे वह कपड़े पहनता था और नाटक में अजीब अजीब सी हरकतें करता था। मसलन एक जगह वह किरदार हाथ फैलाकर गोल चक्कर में घूमता और बोलता कि देखो देखो मैं उड़ रहा हूँ। यह किरदार कॉमेडी के लिए ही बनाया गया, लेकिन जैसा आज भी होता है, इस नाटक ने सुकरात की एक छवि गढ़ दी और यह छवि सुकरात के लिए मुसीबत का कारण बन गई। 399 बीसी में सुकरात को, यानी कि ईसा पूर्व 399 साल की हम बात कर रहे हैं, जब सुकरात को एथेंस की संसद में पेश किया गया, मुकदमा चला और सुकरात को मुजरिम करार भी दे दिया गया। सुकरात को अपने बचाव का मौका मिला, लेकिन जो तर्क सुकरात ने दिया उसे मुकदमे के इतिहास में सबसे खराब तर्क कहा जा सकता है। सुकरात ने कहा कि आप कहते हैं मैंने लोगों को गलत बातें सिखाई, यानी उनका नुकसान किया, लेकिन मैं तो खुद बूढ़ा हूँ और वह ताकतवर। अब बताइए कि कोई कमजोर किसी भी तरह से किसी ताकतवर शख्स का नुकसान भला कैसे कर सकता है? क्या कोई ताकतवर अपना नुकसान होने देगा? ये एक कमजोर आर्गुमेंट था। इसका मतलब यह नहीं कि सुकरात अच्छे आर्गुमेंट नहीं दे सकते थे। असल में सुकरात को मरने से फर्क ही नहीं पड़ता था। मरने से पहले सुकरात के आखिरी शब्दों से भी आपको पता चलेगा। आखिरी शब्दों की तरफ बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि मुकदमे में क्या हुआ। सुकरात से कहा गया माफ़ी मांगने को, लेकिन सुकरात ने उल्टा जवाब देते हुए कहा कि एथेंस के लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने उनसे यह सब सवाल किए। जब पूछा गया कि उन्हें सज़ा क्या मिलनी चाहिए, सुकरात ने कहा कि सरकारी खर्चे पर मुझे आजीवन फ्री में खाना पानी मिलना चाहिए। यह जवाब सुनकर भीड़ तो जैसे तमतमा गई। मुकदमे के दौरान 2 बार वोटिंग हुई। पहला वोट इस बात के लिए कि क्या सुकरात दोषी है। इस पर बहुमत ने माना कि सुकरात दोषी है। इसके बाद इस मुद्दे पर वोटिंग हुई कि सुकरात को सजा क्या मिलनी चाहिए। इस पर पहले से भी ज़्यादा लोगों ने इस बात पर वोट दिया कि सुकरात को जहर दे देना चाहिए। डेमोक्रेसी जैसा लग रहा है यह वोटिंग, लेकिन इसे कहते हैं क्लासिक केस ऑफ मोबोक्रेसी। ज़्यादा लोग जो कहते हैं वो कर दो। सुकरात को इसके बाद जेल में डाला गया। सुकरात के पास भागने का मौका था। उनके कई शिष्यों ने उन्हें एथेंस से बाहर निकालने का पूरा प्लान बनाकर उन्हें दिया था, लेकिन सुकरात ने साफ इनकार किया और अंत में सुकरात को हेमलॉक नाम का एक जहर दिया गया, जिसे पीकर सुकरात की मौत हुई। मरने से पहले सुकरात के आखिरी शब्द हमने एकदम शुरुआत में ही आपको बताए थे। चलिए उसका मतलब भी जान लेते हैं। प्लेटो के अनुसार सुकरात को मौत का डर तो था ही नहीं। पॉल में एक जगह वो कहते हैं कि मौत से डरना बेवकूफ़ी है। किसी को नहीं पता कि मौत अच्छी है या बुरी। हो सकता है ये सबसे बड़ा वरदान हो या सबसे बड़ा नर्क। सुकरात की इस बात से आपको उनके आखिरी शब्दों का अर्थ भी समझ में आएगा। मरने से पहले सुकरात कहते हैं कि क्रिटो, हम पर एलेक्सपियस का एक मुर्गा बकाया है, उसे जरूर चुका देना। ग्रीक मिथकों में एक्सक्लेपियस मेडिसिन के देवता हैं। माना जाता है कि मौत के वक्त सुकरात एक्लेपियस को धन्यवाद दे रहे थे। उनके कहने का आशय था कि धन्यवाद एक्लेपियस का कि मुझे जिंदगी की बीमारी से निजात मिली। इसीलिए वो क्रिटो से कहते हैं कि एक्लेपियस को एक मुर्गा ज़रूर चढ़ा देना। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो के जरिए उनकी कहानी और उनका दर्शन पूरी दुनिया में फैला। दार्शनिक कई हुए, लेकिन दर्शन की खातिर जान देने वाला नाम बहुत ही कम है। सच और तर्क के प्रति अपने आग्रह के चलते सुकरात दुनिया के सबसे फेमस दार्शनिकों में से एक हुए। उनके योगदान को एक लाइन में अगर बताया जाए तो रोमन दार्शनिक सिसिर की एक लाइन कोट करने लायक है। सिसिर के मुताबिक सुकरात तो पहले शख्स थे जिन्होंने दर्शन को स्वर्ग से उतारा और आम लोगों के बीच लाकर खड़ा किया। इसी के साथ यह वीडियो यही समाप्त होती है। इसे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।